हाँ भाई। सुनिए, तो कल जैसा कि आपको पता ही है कि अपना जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8, और जिसमें अपना टॉपिक था इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा। ठीक है भाई, तो उसके बारे में कल अपनी बात चल रही थी इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी में हमने देखा कि भाई इम्यूनिटी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक सहज जन्मजात जिसको बोलते हैं, एक उपार्जित जिसको बोलते हैं ना। तो जन्मजात के हमने 4 अवरोध देखे थे, और उपार्जित के हमने 2 प्रकार निष्क्रिय एंड सक्रिय देखे थे। और उसी क्रम में हमने उसकी प्रतिरक्षी अनुक्रिया देखी, एक कोशिका माध्यित और एक तरल माध्यित प्रतिरक्षा, ये हमने देखा था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि आखिर ये अपना कार्य करती कैसे है ना, कैसे कार्य करती। सुनिए, मान लीजिए ये आपकी एक ब्लड वेसल्स है। ठीक है भाई, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ये रक्त वाहिका है। मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके इस ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है भाई, ये बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं। ठीक है, जो आपके कहाँ पहुंच चुके हैं, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, रक्त वाहिका में। तो अब जैसे अब रक्त वाहिका में पहुंच चुके, तो यहाँ पे ये सेल्स होते हैं, कोशिका हैं ये हमारे शरीर की, है ना। ये बेचारी निराश रहती हैं कि यार अब ये हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, हमें नष्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो होता क्या है कि जब ये ब्लड वेसल्स में घूम रहे होते हैं ना जीवाणु विषाणु, है ना, तो हमारी एक न्यूट्रोफिल कोशिका आती है। कौन सी आती है? न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये न्यूट्रोफिल आ गई। ये न्यूट्रोफिल कौन है भाई? ये न्यूट्रोफिल ऐसी है जो इनको मार के खा जाती है ना, तो इसको नष्ट करती है, रोगाणु को ना। अब ये भी इसको मारते हैं, न्यूट्रोफिल्स को ये भी मारते हैं, ये भी इसको मारते हैं। लड़ाई इनमें झगड़ा हो जाता है ना, खतरनाक लड़ाई होती है, तो ये मारते हैं इसको ना। फिर होता क्या है कि जब न्यूट्रोफिल को ये मारने लग जाते हैं ना, ये रोगाणु विषाणु, है ना, तो फिर आती है हमारी मैक्रोफेज। कौन आती है? मैक्रोफेज। अब ये मैक्रोफेज तो भाई बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, इसके लंबे चौड़े दांत होते हैं मैक्रोफेज के ना, क्योंकि ये बृहत्बक्षकाणु है ना, बृहत्बक्षकाणु है ये। भाई सुनिए, आपके जो रोगाणु है वो आपकी ब्लड वेसल्स में घूम रहे हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रोफिल होती है ना, न्यूट्रोफिल, वो इनके पास आती है, इनको मारना प्रारंभ करती है। अब ये भी न्यूट्रोफिल को मार देते हैं। ठीक है, अब फिर आती है मैक्रोफेज। अब जो मैक्रोफेज होती है ना, मैक्रोफेज, वो बड़े आकार की होती है, इसको हम बृहत्बक्षकाणु कहते हैं ना। तो ये मैक्रोफेज क्या करती है, 2-3 जीवाणु को एक साथ खाने लग जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी इनका सफाया करने लग जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब रोगाणु की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये मैक्रोफेज पे भी क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं ना, मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज एक केमिकल छोड़ती है भाई। अब मैक्रोफेज जो है वो खतरे में है। अब मैक्रोफेज एक केमिकल छोड़ती है, और उस केमिकल की वजह से एक स्पेशल कोशिका आती है, और ये स्पेशल कोशिका का नाम होता है डेंड्राइट कोशिका। ये ऐसे स्टार शेप में होती है डेंड्राइट कोशिका, है ना, इसको आप बोलते हैं डेंड्राइट कोशिका। ठीक है, डेंड्राइट, है ना भाई। अब ये जो डेंड्राइट कोशिका है ना, ये क्या करती है, ये इनमें से 1-2 एंटीजन को खाती है, प्रतिजन को केवल, और उस प्रतिजन के जो टुकड़े होते हैं, या उस प्रतिजन को मारती है ना किसी भी रोगाणु को, तो उसके कुछ खंडों को अपने ऊपर चिपका लेती है, अपने ऊपर चिपका लेती है। ठीक है, ऐसे अपने ऊपर चिपका लेती है भाई, है ना। अब जब ये अपने ऊपर चिपका लिया किसने, डेंड्राइट ने, है ना, तो ये यहाँ से भागती है। कौन? डेंड्राइट। अब मैक्रोफेज कहता है भाई, अरे प्रभु बचाइए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप हमें ऐसे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, और आप थोड़ी देर के लिए आए और आप भाग गए। ठीक है, लेकिन ये क्यों भागा, इसके पीछे कारण है। इसने क्या किया, तुरंत आया मैक्रोफेज से, मैक्रोफेज क्या हाल है तेरे, मैक्रोफेज कहता है यार त्राहिमाम त्राहिमाम हमारी रक्षा करो, है ना। तो ये जो डेंड्राइट है ना, ये क्या करता है, इनमें से कुछ एंटीजन को मारकर उनको अपने ऊपर चिपका लेता है, उनके टुकड़ों को।
ठीक है। अब ये फिर यहाँ से सटक लेता है, ठीक है। अब ये बेचारे रह जाते हैं मैक्रोफेज वगैरह, इनकी फाइटिंग चलती रहती है। अब ये पता है क्या करते हैं, ये जाते हैं हमारे लसिका ऊतक में। किस में जाते हैं? लसिका ऊतकों में जाते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ाऊँगा आपको मैं लसिका ऊतक। तो लसिका ऊतकों में क्या होते हैं, हमारी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होती हैं, है ना। ये बी लिम्फोसाइट मान लीजिए और ये टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट है ऊपर वाली और ये बी लिम्फोसाइट है, ठीक है भाई। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ऐसे लसिका ऊतकों में बैठी रहती हैं। अब ये जो डेंड्राइट सेल है ना, ये इनके पास जाती है, इनके पास पहुंच गई भाई, है ना, इनके पास पहुंच गई। तो इसके पे क्या है बोलिए, एंटीजन है, इस पे क्या है, एंटीजन। तो ये इन अब जो टी लसिकाणु होती है ना, टी लसिकाणु, हमारी बॉडी में बहुत सारी टी लसिकाणु होती हैं, लेकिन हर टी लसिकाणु हर जीवाणु रोगाणु के खिलाफ काम नहीं करती है, वो उनके लिए ना अलग अलग टी लसिकाणु होती हैं, ठीक है। तो ये जो डेंड्राइट है ये इनसे कहती है कि भाई मेरे ऊपर जो एंटीजन लगा हुआ है ना, इन्होंने हमारी कोशिका पे आक्रमण किया है, आप देखिए कि आप में से कौन इसको पहचानता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक टी लसिकाणु इसको पहचान लिया कि हाँ ये तो मैं इसको मार सकती हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये टी लसिकाणु क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, है ना। अब एक्टिव होके क्या बनाएगा, बहुत सारी टी लसिकाणु बनाएगा, बहुत सारी टी लसिकाणु अपनी क्लोनिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब इनमें से कुछ टी लसिकाणु तो होंगी टी हेल्पर, ठीक है, कुछ टी लसिकाणु होंगी टी मेमोरी और कुछ होंगी टी साइटोटॉक्सिक, है ना। ऐसे टी लसिकाणु बन जाती हैं बहुत सारी। अब ये टी लसिकाणु क्या करती हैं, ये टी लसिकाणु जाएंगी किसके पास, बी लिम्फोसाइट के पास। किसके पास, बी लिम्फोसाइट के पास। अब ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती हैं, बी लसिकाणु को। तो बी लसिकाणु क्या करता है, दो प्रकार की कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाता है बी लसिकाणु। एक तो हमारी एक जो बी है वो तो होती है मेमोरी और एक भी होती है प्लाज्मा सेल, ठीक है, प्लाज्मा। तो बी लसिकाणु दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो मेमोरी कोशिका में और एक प्लाज्मा कोशिका में, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा कोशिका होती है ना, प्लाज्मा कोशिका, ये आपके लिए बनाती है एंटीबॉडी। क्या बनाती है, एंटीबॉडी। समझ में आ गई बात। तो बी लिम्फोसाइट बनाती है एंटीबॉडी को, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या करते हैं, अब एंटीबॉडी रक्त के माध्यम से जाएंगे और इनको पकड़ लेते हैं। किनको, इनको बांध लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं एंटीजन को। किसने पकड़ लिया है बोलिए, किसने पकड़ा है इनको, प्रतिरक्षी ने। जो मैंने कल आपको संरचना बताई उन्होंने इसको बांध लिया कि भाई ठीक है आ जाओ अब, है ना, अब आ जाओ आप आक्रमण कर दीजिए, हमने इसको पकड़ लिया है। तो फिर पता है क्या होता है, फिर ये टी साइटोटॉक्सिक जो कोशिका है ना, जो टी हेल्पर है, वो इस टी साइटोटॉक्सिक को ऑर्डर देती है जाओ और उनको खत्म कर दो, ठीक है, बिल्कुल। अब ये पकड़ रखे हैं तो अब टी साइटोटॉक्सिक आएगी और इनको क्या कर देगी, मार देगी, ठीक है। ऐसे इम्यून सिस्टम चलता है आपकी बॉडी में, बहुत रोमांचक है ये, ठीक है भाई। हाँ, बहुत अजीब प्रकार का चलता है, ऐसे ही नहीं चलता। समझ गए आप मेरी बातों को, ठीक है। तो ऐसे भाई अपनी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, ठीक है, ऐसे कार्य होता है ना। तो इसमें ना अपनी जैसे यदि अब होता क्या है सुनिए, कि जो बी लसिकाणु है ना, बी लसिकाणु, उनका काम तो केवल इतना होता है कि इनको एक तो ये स्मृति बनाए रखती हैं, याददाश्त, है ना, और एक ये बनाती हैं आपके लिए एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी है ना, वो जाती है एंटीजन के पास और उसको चिपका लेती है, बस उसको ये बांध कर रखती है, उसको पकड़ लेती है, उसको जाने नहीं देती, ठीक है। फिर ये हमारी जो भक्षकाणु कोशिका हैं या अपनी जो भी है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट है और जो टी साइटोटॉक्सिक है, ये इनके पास आती हैं और फिर इनको नष्ट कर देती हैं, ठीक है। ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र बनता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एलर्जी के बारे में, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है एलर्जी। एलर्जी क्या है एलर्जी भाई? कि हमारे पर्यावरण में, वातावरण में कोई भी प्रतिजन के प्रति, कोई भी प्रतिजन होता है उसके प्रति अतिरंजित जो अभिक्रिया होती है, किसके द्वारा? प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। सुनिए मेरी बात को, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको आप एंटीजन मान लीजिए ना, उसके खिलाफ यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कोई अतिरंजित मीन्स होता है अति संवेदनशील कोई क्रिया करे तो हम उसी को क्या कह देते हैं? एलर्जी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एलर्जी। क्या है एलर्जी? कि हमारे वातावरण में कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसकी वजह से या जिनके खिलाफ हमारा प्रतिरक्षा तंत्र या हमारा शरीर कोई अति संवेदनशील क्रिया करे या उसको एक्सेप्ट नहीं करे, रिजेक्ट करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? या उससे टच में आने से कोई ना कोई लक्षण शो करे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलर्जी, है ना। अब एलर्जी की तो ये डेफिनेशन हो गई। अब एक होता है एलर्जन, कि भाई ये एलर्जन क्या है? तो भाई ऐसे कारक जिनसे एलर्जी होती है, ऐसे कारक जिनसे एलर्जी होती है वो एलर्जन कहलाते हैं, है ना। कहते हैं ना इससे ना मुझे बहुत एलर्जी है, कहते हैं ना एलर्जी मतलब इसको मुझे देखना ही पसंद नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही चीज़ एलर्जी, ठीक है। हाँ, तो जैसे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यदि किसी से एलर्जी करता है ना, तो यदि वो उसके नज़दीक आ गया ना तो तुरंत वो अपना इफेक्टिव या लक्षण हमारे लिए दिखाने लग जाता है ना, कमी के लक्षण। तो एलर्जन क्या है? कि कोई भी कारक जिसके खिलाफ अति संवेदनशील क्रिया होती है, मतलब ऐसा कोई कारक जिसके खिलाफ हम अति संवेदन क्रिया करते हैं ना, या जिसके प्रति हमें अति संवेदनशील क्रिया करनी पड़ती है, हम उन्हें एलर्जन कहते हैं। तो आप एलर्जन के एग्जाम्पल ज़रूर याद करना, जैसे धूल में चिचड़ी, ये छोटे छोटे से कीट से होते हैं, ठीक है। परागकण है, डेंडर है। डेंडर होते हैं जो पशु होते हैं ना, पशु, उनके लघु सल्कयान मतलब उनके कोई भी कोई उनका वेस्टेज मटेरियल वगैरह है ना, बाल वगैरह है, मतलब सड़ा गला सा पदार्थ उनका, ठीक है। कोई भी पशु पक्षियों के डेंडर, तो चिचड़ी हैं, परागकण हैं, डेंडर हैं। कोई पंख भी हो सकता है, किसी को इत्र से भी तीव्र गंध। अरे यार एलर्जी कारक नहीं जानते आप, किसी से भी एलर्जी हो सकती है आपको। तापमान से हो सकती है ना, और ठंड से हो सकती है, पानी से हो सकती है, अनाज से हो सकती है, कहीं कोई विशेष प्रकार की गैस से हो सकती है, ठीक है, किसी से भी हो सकती है। किसी के पंखों से हो जाती है ना, किसी के परागकणों से हो जाती है। तो ऐसे कारक जो एलर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं हमारी बॉडी में या एलर्जी करवाते हैं, हम उनको एलर्जन कहते हैं। बस ये पढ़ना है, ये एग्जाम्पल है केवल, ठीक है। अब इसके लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लक्षण है इसका बहती नाक, ये लक्षण याद करना, एनसीईआरटी के लक्षण है ये। बहती नाक है, पनीली आँखें, पनीली आँखें, ठीक है, और श्वास लेने में कठिनाई। तो ये भाई हमारे एलर्जी के मुख्य लक्षण हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन की हुई हैं। बहती नाक, पनीली आँखें और श्वास लेने में कठिनाई, ये एलर्जी के मुख्य लक्षणों में से हैं, ठीक है। अब ये एलर्जी उत्पन्न किससे होती है? जो हमारी मास्ट कोशिका होती है ना, WBC की, उससे ना, बेसोफिल, उससे हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये पदार्थ निकलते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो इन पदार्थों के निकल से हमारे क्या होती है? एलर्जी। 11वीं क्लास में पढ़ाया था मैंने। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम के पदार्थ के निकलने से हमारी बॉडी में क्या उत्पन्न होती है भाई? एलर्जी उत्पन्न होती है। और इस एलर्जी के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, वो है इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ई,
तो ये आपकी है एलर्जी। सिंपल है, एक बार पढ़ के देखो 2 मिनट। पढ़ लिया? तो ये एलर्जी है भाई। एलर्जी से भी कई बार 1-2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि एलर्जन क्या है, कौन सी प्रतिरक्षी इसके खिलाफ बनती है, ऐसे आपको ये याद करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षण। टीकाकरण और प्रतिरक्षण, इसके बारे में हम बात करते हैं भैया ना। सुनिए, तो टीकाकरण को आप कहते हैं वैक्सीनेशन और प्रतिरक्षण को कहते हैं इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्या है? किसी असक्रिय मृत अनुग्र सूक्ष्मजीव या उससे प्राप्त विष की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश कराना टीकाकरण कहलाता है। देखिए भाई, टीकाकरण क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है। अरे अभी मैंने कल आपको सक्रिय प्रतिरक्षा बताई थी ना, सक्रिय प्रतिरक्षा, तो क्या है वो टीका लगाना है, टीका, ठीक है। मतलब टीका लगाने का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर यदि हम सूक्ष्म जीवों को मृत करके या उनको निष्क्रिय करके या उनसे कोई ऐसा रसायन उत्पन्न हो रहा हो जो हमें बीमार करता हो, उस रसायन की थोड़ी सी मात्रा यदि हम किसी परपोषी के अंदर डाल देते हैं या शरीर के अंदर हम उसको प्रवेश करा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं। अब प्रवेश क्यों कराया? ताकि आपकी बॉडी में उसके खिलाफ क्या बन जाएं? एंटीबॉडी बन जाएं, ठीक है। अरे जैसे पोलियो की दवाई में आपने क्या किया था, हम बोलते ना भाई, हाँ भाई हमारे तो पोलियो की टीका लग चुका है, ऐसे बोलते हैं ना। तो पोलियो की दवाई में क्या किया था बोलिए? अरे पोलियो की दवाई में निष्क्रिय वायरस था, निष्क्रिय सूक्ष्मजीव हो गया वो, तो आपकी बॉडी के अंदर उसको थोड़ी सी मात्रा में प्रवेश करा दिया, तो आप इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? टीकाकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीकाकरण बोलेंगे, ठीक है।
तो एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे, एडवर्ड जेनर, इनको हम टीकाकरण के जनक कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले टीकाकरण की खोज की थी। गौचेचक का, काउपॉक्स का टीका इन्होंने लगाया था सबसे पहले, है ना। एडवर्ड जेनर ने गौचेचक का टीका लगाया था सबसे पहले, ठीक है। तो इन्हें हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं ना, टीकाकरण के जनक बोलते हैं एडवर्ड जेनर को, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षण क्या है। एक तो होता है सक्रिय प्रतिरक्षण, ठीक है, और एक होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षण। अब सुनो, सक्रिय प्रतिरक्षण, निष्क्रिय प्रतिरक्षण, हालांकि वही बात है जो हमने सक्रिय प्रतिरक्षण और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पढ़ा है, केवल यहाँ पे थ्योरी पढ़नी है इसकी। सक्रिय प्रतिरक्षण क्या होता है कि इसमें हम किसी निष्क्रिय प्रतिजन को किसी परपोषी के अंदर प्रवेश करा देते हैं, तो उसके अंदर उसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीबॉडी बनती है ना, और वो एंटीबॉडी क्या करती हैं, उस व्यक्ति को संक्रमण से सालों तक, मतलब बहुत अधिक समय तक लंबे समय तक बचा के रखती हैं। तो इसको तो हम बोलते हैं क्या, सक्रिय प्रतिरक्षण। इतना पढ़ना है। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षण इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि कई बार जब हमें खतरनाक रोगजनक, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई खतरनाक रोगजनक प्रवेश कर जाए, तो हमें क्या है, तुरंत ही एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है ना, तुरंत नहीं होती क्या, बोलिए। अरे जब आपकी बॉडी के अंदर कोई खतरनाक रोगजनक प्रवेश कर जाता है, तो आपके शरीर को तुरंत एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है। तो तुरंत एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं ना, जो बाहर से तैयार हैं, तो उस प्रकार को हम बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षण। अरे कल ही तो बताया यार मैंने, वही कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे सांप के काटने पर या है ना कोई भी और डिजीज होने पर नहीं करते क्या, तो हम उसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षण। तो ये आपका टॉपिक है टीकाकरण और एक प्रतिरक्षण। छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये, आपको याद करने हैं। देखो एक बार फटाफट 2 मिनट पढ़ जाओ, 2-3 मिनट का टाइम है आपके लिए। इन दोनों को देख लीजिए फटाफट से, फिर लास्ट टॉपिक रह गया इसका।
हाँ भाई बोलो, हो गया। सिंपल है ये, है ना, बिल्कुल। चलिए, तो ये बात कंप्लीट हो गई भाई। एलर्जी के बारे में हमें पता चल गया। टीकाकरण प्रतिरक्षण हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो देखिए शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं ना, वो हमारे बनाते हैं लसिकाव अंग, है ना, ऊतक हैं, कोशिका हैं, है ना, और हमारा प्रतिरक्षी अणु है। ये मिलकर हमारी बॉडी में एक पूरा प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें पढ़ना है ना, वो पढ़ना है लसिकाव अंग। लसिकाव अंग ये पढ़ना है अपने को। ठीक है, लसिकाव अंग। अब सुनिए लसिकाव अंग क्या होता है। ऐसे अंग जिनमें लसिकाणुओं का उत्पत्ति, लसिकाणु की उत्पत्ति, परिपक्वन व प्रचुरोद भवन होता है। ठीक है, तो लसिकाव अंग किनको कहते हैं? ऐसे अंग जिनमें आपके जो लिम्फोसाइट है ना, वो निर्मित हों, परिपक्व हों, और वो आगे उनका विभाजन वगैरह या जो भी उनका कार्य है वो कंप्लीट हो, तो हम उनको बोलते हैं क्या? लसिकाव अंग, यानी कि लसिकाणु वाले अंग। सिंपल सी बात है। अब ये लसिकाव अंग है ना, दो प्रकार के हैं। एक तो है प्राथमिक लसिकाव अंग और एक है द्वितीयक लसिकाव अंग। अब प्राथमिक लसिकाव अंग क्या होते हैं? सिंपल है, जिनमें अपरिपक्व लसिकाणु परिपक्व होते हैं। एग्जाम्पल है इसके अस्थि मज्जा और आपकी थाइमस ग्रंथि। जबकि द्वितीयक लसिकाव अंग क्या होते हैं? जिनमें लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया हो व वृद्धि हो। एग्जाम्पल है इसके टॉन्सिल, पेयर पेचिस, परिशिष्का, लसिका गांठ मान लीजिए, लसिकांग मान लीजिए ना। ठीक है, सुनिए, देखिए होता क्या है कि जो लसिकाव अंग है ना, अच्छा ये बात ये कहता है कि भाई हमारे बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र क्या है ना, तो आपको ये कहना है कि हमारे पूरे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है ना, जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है ना, जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है
उसमें हमारे लसिकाव अंग हैं, ऊतक हैं, कोशिका हैं और प्रतिरक्षी अणु सम्मिलित होते हैं। ये मिलकर हमारी बॉडी में टोटल प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। अब इनमें जो सबसे मुख्य है ना वो है लसिकाव अंग, लिम्फ ऑर्गन, मतलब ऐसे अंग जिनमें लसिकाणु बने, उनका परिपक्वन हो और प्रतिरोध भवन हो हम उनको लसिकाव अंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं लसिकाव अंग, आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राथमिक लसिकाव अंग एंड सेकंड लसिकाव अंग। तो प्राथमिक एंड सेकंड क्या होते हैं सुनिए। प्राथमिक लसिकाव अंग किनको बोलते हैं, मतलब ऐसे अंग जिनमें केवल उनका मैचुरेशन हो। सुनिए, पहले आपके लसिकाणु थे इमेच्योर, अपरिपक्व, यदि किसी अंग में जाकर वो केवल परिपक्व हो रहे तो आप उनको अंग को कहते हैं प्राथमिक लसिकाव अंग। क्या बोलते हैं, प्राथमिक लसिकाव अंग। जैसे आपकी अस्थि मज्जा है और थाइमस है। यहाँ जरा गौर कीजिए, आपकी बॉडी में दो प्रकार के लसिकाणु होते हैं, एक होते हैं बी लसिकाणु और एक होते हैं टी लसिकाणु, होते हैं ना दो प्रकार के। तो सुनिए, उनको बी लसिकाणु और टी लसिकाणु क्यों कहते हैं वो बात सुनिए। देखो, दोनों प्रकार के लसिकाणुओं की उत्पत्ति तो होती है बोन मैरो से, समझिए, अस्थि मज्जा से, लेकिन बी लसिकाणु तो वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति और परिपक्वन दोनों कहाँ हो, बोन मैरो में। समझ में आ गई, बी माने बोन, बोन मैरो। ठीक है, तो बी लसिकाणुओं का उत्पत्ति स्थल और परिपक्वन स्थल कौन है, अस्थि मज्जा, इसलिए उनका नाम क्या है, बोन बी लसिकाणु है। जबकि टी लिम्फोसाइट को टी क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका उद्भव या उत्पत्ति तो होती है बोन मैरो में, लेकिन उनका परिपक्वन होता है थाइमस ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि में होता है बोलिए, थाइमस ग्रंथि में, तो इसलिए उनका नाम होता है टी लसिकाणु। समझ गए, अब पता चल गया आपको उनको बी लसिकाणु और टी लसिकाणु क्यों कहते हैं। इनके परिपक्वन स्थान के आधार पर इनके नाम हैं। बी लसिकाणु का परिपक्वन बोन मैरो में होता है तो बी लसिकाणु, टी का परिपक्वन थाइमस में होता है तो टी लसिकाणु। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं द्वितीयक लसिकाव अंग की। तो द्वितीयक लसिकाव अंग ऐसे होते हैं कि जहां आपके लसिकाणु नष्ट करेंगे किसको, प्रतिजन को, यानी कि एंटीजन को। तो जिन अंगों में एंटीजन और लसिकाणु की क्रिया होती है, मतलब नष्ट करने की क्रिया जो होती है ना, उन अंगों को हम कहते हैं द्वितीयक लसिकाव अंग। अब जैसे हमारे टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल हमारा जो मुख होता है ना, मुख, तो जीभ है, जीभ, इसके जस्ट पीछे हमारे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, टॉन्सिल। हमारे पेयर पेचेस हैं, पेयर पेचेस हमारी छोटी आंत्र में पाए जाते हैं। परिशेषका है, परिशेषका को आप जानते ही हैं। लसिका ग्रंथि है, लसिका ग्रंथि, हमारी बॉडी में बहुत सारी लसिका ग्रंथि होती हैं। आपका एक प्लीहा भी, स्प्लीन भी है। ठीक है, ये ऐसे अंग हैं जिनमें लसिकाणु प्रेजेंट होंगे और ये मारने का कार्य करेंगे जीवाणुओं को इन स्थानों पर। ठीक है, तो जिन स्थानों पर हमारे लसिकाणु प्रतिजन को नष्ट करें या उनकी क्रिया हो तो हम उन्हें बोलते हैं द्वितीयक लसिकाव अंग। क्या बोलते हैं, द्वितीयक लसिकाव अंग। और जिनमें केवल उनका परिपक्वन हो तो हम उन्हें बोलते हैं प्राथमिक लसिकाव अंग, जैसे अस्थि मज्जा और थाइमस। अब बताओ ये टॉपिक कंप्लीट है कि नहीं है आपका। यदि कोई आपसे पूछे कि भाई ये प्राथमिक लसिकाव अंग और ये द्वितीयक लसिकाव अंग होते क्या है, तो हम आराम से इसको बता सकते हैं ना। भाई प्राथमिक लसिकाव अंग तो वो हैं जिनमें ये परिपक्व होंगे, और द्वितीयक लसिकाव अंग ये होते हैं जिनमें पारस्परिक क्रिया होती है। ये है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और दिया गया है कि हमारा श्वसन तंत्र है, हमारा पाचन तंत्र है, हमारा मूत्र तंत्र है, उनमें जो श्लेष्मा है ना, श्लेष्मा, उनके पास भी कुछ लसिकाव अंग होते हैं, तो हम उन्हें श्लेष्म संबंध लसिकाव ऊतक बोलते हैं, माल्ट के नाम से जानते हैं। अरे श्लेष्म संबंध मतलब श्लेष्म से जुड़े हुए लसिकाव ऊतक, वो माल्ट नाम है उसका। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है प्रतिरक्षा तंत्र वाला। ठीक है,
अब इसका एक चित्र है जो आगे आपको मिल जाएगा किताब में, लसिका वाला चित्र दिया हुआ है, आप उस चित्र को इसमें बना लेना, ठीक है। तो एक बार पढ़ के देखो इसको, लसिका प्रतिरक्षा तंत्र वाले टॉपिक को। 2 मिनट में फेर जाओ अभी तुरंत। पढ़ लिया? चलिए, तो ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र कंप्लीट है भाई। अब आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और वो है ड्रग एवं एल्कोहल कुप्रयोग। ड्रग एवं एल्कोहल कुप्रयोग, ठीक है भाई। सुनिए, इस चैप्टर नंबर 8 का ये लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम अपने कुछ हानिकारक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे और इनके प्रयोग तो क्या इसको कुप्रयोग ही बोलेंगे क्योंकि ना बुरे प्रयोग हैं ये। तो इनसे हमें क्या हानियां होती हैं, कैसे हमें नुकसान पहुंचाती हैं और इनसे हमें कैसे बच सकते हैं, क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, ये सारा कुछ हमें इसमें पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले कुछ ड्रग्स के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली है ओपियोइड्स। है ना, ओपियोइड्स जो है ना वो एक अवसादक औषधि है, अवसादक ड्रग्स है भाई। ये एक अवसादक है जो शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देती है। इसका प्राप्ति पादप मतलब ये कहाँ से प्राप्त होती है,
तो ये अफीम नाम के पौधे से, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से, ठीक है। इसकी जो बनाने की विधि है, कैसे बनाते हैं इसको, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होती है। अतः इसे रासायनिक रूप से एसिटिल मॉर्फिन भी कहते हैं। ये सफ़ेद तीखी गंध वाली व रवेदार होता है भाई, ठीक है। और इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं सांस द्वारा खींचकर या इंजेक्शन से। सुनिए भाई, तो ये आपकी सबसे पहली ड्रग है जिसको हम बोलते हैं ओपियोइड्स ड्रग। क्या बोलते हैं? ओपियोइड्स ड्रग। अब ये जो ड्रग है ना, एक प्रकार से सिडेटिव है, अवसाधक है, मतलब वो हमें बिल्कुल शांत कर देती है, ठीक है, समझ रहे ना। तो इससे क्या होता है, जो हम मतलब जब हम कभी तनाव टेंशन वगैरह में होते हैं ना, तो ये बिल्कुल उसको ना समाप्त कर देती है, क्योंकि ये हमारी शरीर की क्रियाओं को क्या कर देती है, धीमा कर देती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट क्या रह गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जिसको मैं CNS कह सकता हूँ, वह हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है, उसमें ओपियोइड्स साइड से ये बंद बनाते हैं या उससे जुड़ जाते हैं, ठीक है। ओपियोइड्स ग्राही होती हैं हमारे इन अंगों में, तो वहाँ ये जुड़ जाते हैं ओपियोइड्स ग्राहियों से। कौन? CNS और GIT के ओपियोइड्स ग्राहियों से ये ओपियोइड्स जो ड्रग है वो जुड़ जाती है, बंध जाती है, और हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती है ना, उनको कैसा कर देती है, धीमा कर देती है, जिससे हम बिल्कुल ऐसे शांत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके ज़्यादा उपयोग करना हमारे लिए क्या है, हानिकारक होता है। अब इसका प्राप्ति पादप के, ये प्राप्ति मतलब ये कहाँ से मिला हमें, तो पेपेवर सोमनीफेरम नाम का जो प्लांट होता है, उसके लेटेक्स के निष्कर्षण से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसको बनाते कैसे हैं, जो ये मॉर्फिन है ना, उसका हम एसिटिलीकरण करते हैं। केमिस्ट्री में आपको पता होगा एसिटिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो एसिटिलीकरण करते हैं, और एसिटिलीकरण से ये प्राप्त होती है, तो हम इसको रासायनिक रूप से एसिटिल मॉर्फिन के भी नाम से जानते हैं। किसको? ओपियोइड्स ड्रग को। अब ये जो है, ये सफ़ेद पाउडर के रूप में होती है, इसमें तीखी गंध आती है। रवेदार का मतलब है पाउडर जैसी फॉर्म, जिसमें दानेदार हो, ठीक है। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कुछ लोग इसको सांस के द्वारा खींचते हैं और कुछ इसको इंजेक्शन के द्वारा खींचते हैं। हीरोइन, स्मैक हीरोइन जो आपने नाम सुना है ना, वो सब यही है, ठीक है। और ये केंद्रीय तंत्र का तंत्र और हमारे जठरांत्र में जो ओपियोइड्स ग्राही हैं, उनके द्वारा ये अटैच हो जाती है। तो ये हमारी पहली ड्रग है। आपको केवल इनमें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है कि भाई, है ना, कि कहाँ कौन इसका प्राप्ति पादप है, क्या इसमें विशिष्ट है, तो यही पढ़ना है आपको केवल। देखिए एक बार फटाफट से, देख लिया, सिंपल है ना।
चलिए, तो ये आपकी पहली ड्रग है जिसको आप बोलते हैं ओपियोइड्स। तो आपको एक छोटी सी बिल्कुल याद करती हुई चलनी है भाई। ओपियोइड्स है एक अवसादक ड्रग है ना, शरीर की क्रियाओं को ये क्या कर देती है, धीमा कर देती है। ये हमें अफीम नाम के जो पौधा उसके लेटेक्स से हमें मिलती है और इसको एसिटिल करके हमें बनाते हैं, तो इसको डाइएस या एसिटिल मॉर्फिन के नाम से भी जानते हैं, है ना। सांस के द्वारा या इंजेक्शन यानी कि टीके के द्वारा ये ग्रहण की जाती है। चलिए, तो ये हमारी ओपियोइड्स ड्रग हुई। अब हम नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स ओपियोइड्स हो गई, नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स जो होती है ना, ये मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनॉइड ग्राहियों से बन जाती है और हमारे रक्त परिवहन तंत्र को क्या करती है, ये प्रभावित, रक्त परिवहन तंत्र को प्रभावित करती है भाई, है ना। इसके प्राप्ति पादप की यदि हम बात करें ना, इसका जो प्राप्ति पादप है वो है कैनिबिस सैटाइवा। उसके पुष्पक्रम से हालांकि अलग अलग है, ये खासा लग रहा है आपको। कैनिबिस सैटाइवा के पुष्पक्रम से ना विधि किसको कैसे बनाते हैं, तो यह अनेक रासायनिक यौगिकों का समूह है। इसमें इसकी पत्ती को, इसकी राल को, है ना, और पुष्प के शीर्ष भाग या पुष्पक्रम बोल सकते हैं, पुष्प के शीर्ष को अलग अलग मात्रा में मिलाकर नए संयोजन बनाए जाते हैं, जैसे चरस, भांग, गांजा और हशीश, ये सब इससे बनाए जाते हैं। अलग अलग मात्रा में मिला देंगे इनको ना। प्रयोग कैसे करेंगे इनका, मुंह द्वारा चबाकर और धूम्रपान करके इनका प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका कैनाबिनॉइड्स नाम की ड्रग्स है। तो ये अपने क्या करती है, कैनाबिनॉइड्स हमारे मस्तिष्क में कैनाबिनॉइड नाम की असेप्टर साइट होती हैं, तो उनको ये कैचअप करती हैं, उनसे अटैच हो जाती हैं और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, है ना। तो कैनिबिस सैटाइवा नाम का एक प्लांट होता है, उससे हमें ये प्राप्त होती है। और हमें कैसे बना सकते हैं कि इसकी पत्तियां हैं, इसकी राल है, इसके पुष्प है ना, इनको हम अलग अलग मात्रा में अलग अलग मिलाकर, जैसे भाई केवल पुष्पक्रम से कुछ बना लिया, अब भाई पत्ती और तने को मिला दीजिए ऐसे, मतलब पुष्पक्रम को मिला दीजिए ऐसे, तो अलग अलग मात्रा में इनको मिलाकर हम विभिन्न प्रकार के योजन बनाते हैं, जैसे चरस, भांग, गांजा, हशीश, ठीक है। तो इनको या तो मुंह के द्वारा चबाकर या धूम्रपान करके इनका हम प्रयोग करते हैं। अरे भांग गांजे को धूम्रपान करते हैं ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये है आपकी कैनाबिनॉइड्स। देखिए एक बार फटाफट से पढ़ लिया करो, याद
तुरंत याद आ जाए वो कि हाँ भाई क्या पॉइंट है और क्या हमें पढ़ना है। दो ड्रग्स हैं ये आपकी, ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स। देखो फटाफट प्रत्येक पॉइंट को ना। तो कैनाबिनॉइड्स हो गई, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स है ना, तो इसे कोकिन कोका भी कहते हैं, ठीक है। और इसका ये क्या इफेक्ट होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है भाई डोपामिन, उसके परिवहन में ये बाधा डालता है, ठीक है। इसका प्राप्ति पादप है इसका एरिथ्रोजाइलम कोका, जो कहाँ का पौधा है, दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का प्लांट है ये एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। और प्रभाव वगैरह इसके मैं आपको बता दूं, इसे आप क्रैक के नाम से भी जानते हैं, कोक या क्रैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये पता है क्या करता है, प्रभाव क्या डालता है, इसके प्रयोग से सुखावास व स्फूर्ति यानी कि ऊर्जा, स्फूर्ति का एहसास होता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से विभ्रम यानी कि हैलुसिनेशन, विभ्रम उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रयोग कैसे करेंगे या लाओ, सांस द्वारा जोर से खींचकर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। सुनिए भाई, तो कोका एल्केलॉइड्स, जिसको आप कोकिन कोका के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करता है कि जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर जानते हैं आप, जो सूचना को एक तंत्रिक कोशिका से दूसरी तंत्रिक कोशिका, अरे आपने एसिटिलकोलिन भी तो पढ़ा था 11th क्लास में, एसिटिलकोलिन। तो एसिटिलकोलिन क्या था, एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर था, मतलब वो सूचना को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाता था। ऐसा ही हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं, है ना। तो ये जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उसके परिवहन में ये बाधा डालता है, तो हमारी जो प्रक्रिया होती है ना शरीर की, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, कोई ऑर्डर के आदेश की ना, या मैं किसी चीज़ का पता नहीं चल पाता ये क्या है क्या कुछ है ना, सोच नहीं पाते हम उसके बारे में। चलिए, तो इस पर इफेक्ट डालता है अपना
कौन, कोका एल्केलॉइड्स। इसका पादप है एरिथ्रोजाइलम कोका, जो साउथ अफ्रीका का मुख्यतः प्लांट है। इसे आप कोक या क्रैक के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, वैसे तो ये बहुत काम का है, लेकिन यदि लिमिट में इसकी यूज हो ना तो ये हमारे लिए सुख का आभास, शांति और हमारी बॉडी में बहुत तेज ऊर्जा। आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ नशे का प्रयोग करके काम करते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर ना ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा होने लग जाता है, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायी होता है, ठीक है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल तरीके से ऊर्जा तैयार कर रहे हैं, कृत्रिम तरीके से, ठीक है। तो ये वैसे तो हमारे लिए सुखावास और स्फूर्ति या का एहसास कराता है, कि ऊर्जावान हमें बनाता है, लेकिन यदि हम इसकी मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें हेलुसिनेशन हो जाता है। अब ये हेलुसिनेशन पता है क्या होता है, आपको भ्रम हो जाता है, आपको पता नहीं चलता क्या है। आप हो सकता है कि रस्सी को ही सांप समझ बैठे, है ना, उसको हम भ्रम बोलते हैं। अरे कहते नहीं है कि काप भ्रम पाल रखे होते हैं ना, भ्रम मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि भाई उसके बारे में बिना सोचे समझे हम उसको कुछ भी समझ लेते हैं, ठीक है, उसको हम विभ्रम या हेलुसिनेशन बोलते हैं। एक प्रकार से पागल टाइप सा, ठीक है, साइको जिसको बोल सकते हैं। तो विभ्रम यानी कि हेलुसिनेशन एक साइकोलॉजिकल डिजीज है। ये विभ्रम होना, भ्रम उत्पन्न हो जाता है ना, किसी के जियोलिसी हो जाती है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसे किया, चाहे उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसको भ्रम है कि भाई हाँ उसने ऐसे किया था, है ना, समझ रहे वो वाली घटना। तो ये विभ्रम उत्पन्न करता है कोका एल्केलॉइड्स। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको सांस के द्वारा जोर से खींचते हैं। अब मैंने तो कभी किया नहीं, जो मैं आपको ऐसे बताऊं, ठीक है। हाँ, तो कैसे करते हैं इसका प्रयोग भाई, सांस के द्वारा जोर से खींचकर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कोका एल्केलॉइड्स है। पढ़ो एक बार फटाफट से, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, देख लिया करो इनको। ठीक है, तो कोका एल्केलॉइड्स। इसके बाद ना आपका, जैसे आपने धतूरे का नाम सुना होगा सभी ने, धतूरा सभी ने देखा है धतूरा, ठीक है। तो धतूरा वगैरह का भी हम सेवन कर लेते हैं ना, तो उससे भी हेलुसिनेशन वगैरह हो जाता है। इसके बाद और भी है, एम्फेटेग्निक है, लाइसर्जिक वगैरह है, इससे भी हमें अनिद्रा वगैरह है ना, उन डिजीज़ों में हम काम लेते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। अब एक और एल्केलॉइड से आपका वो है निकोटिन। आप निकोटिन तो जानते ही हैं कि ये जो तंबाकू होता है ना, तंबाकू, उसका एल्केलॉइड्स होता है। तंबाकू का एल्केलॉइड्स है ना, निकोटियाना टोबेकम नाम का प्लांट होता है, मतलब इसका साइंटिफिक नेम होता है तंबाकू का, निकोटियाना टोबेकम। तो उस प्लांट से ये निकोटिन प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं निकोटिन का, आप पता ही है, जैसे धूम्रपान करके, सूंघकर और चबाकर, ऐसे प्रयोग करते हैं इसका ना। और इसके प्रभाव जो है ना, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे पे, क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके भाई, जैसे आपका गला है ना, आपके फेफड़े हैं, है ना, आपका आमाशय है, गला, फेफड़ा, आमाशय, है ना, अस्थमा, इनके तो कैंसर हो जाते हैं, अस्थमा हो जाती है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऊर्जा नहीं बनेगी, और प्रॉपर ऊर्जा नहीं बनेगी तो बहुत सारे आपके कार्य नहीं हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा हानि हमें ये
तंबाकू का जो निकोटिन एल्कलॉइड्स है ना वो भी पहुंचाता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो भाई मेरी तो क्या है सलाह यही रहती है हमेशा ही कि हमें कभी भी इनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए। अरे दूध हुआ, ठीक है, अरे दूध वगैरह पिया करो, है ना, ऐसे बहुत सारी है। मैं तो कहता हूँ जो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, ये इन ड्रग्स से भी कहीं ज़्यादा मान के चलता हूँ मैं तो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल, मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स को इन ड्रग्स से ज़्यादा खतरनाक मान के चलता हूँ। ड्रग्स इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कोल्ड ड्रिंक्स है। अब समझो आप कि जब ड्रग्स इतनी खतरनाक थे तो कोल्ड ड्रिंक कितनी खतरनाक है। जिसको आप बड़े शौक से पीते ना, हाँ भाई एक माउंटेन ड्यू लिया, भाई एक वो लिया, अरे गमारो, ये सबसे खतरनाक चीज़ें। कैंसर का सबसे प्रमुख जो कारण वर्तमान समय में ना, प्रमुख कारण जो है वो यही है, कोल्ड ड्रिंक्स। आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा कितनी हानिकारक चीज़ है ना? बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए, आप कुछ भी यूज कीजिए इसके स्थान पर, लेकिन नॉट कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। ड्रग्स की तो बहुत दूर की बात है, आप तो कोल्ड ड्रिंक्स ही मत पियो। ड्रग्स को तो आपको देखना ही नहीं है, सपने में ही नहीं सोचना है इनके बारे में तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं ये। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल भी कभी भी हमें गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम गलत संगत में पड़ भी गए ना तो हमें वो छोड़ देनी चाहिए। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी गलत संगत में, मुझे सबका पता है, एक एक बच्चे का पता है, ठीक है, पता लग जाता है। तो कृपया करके वो लाला छोड़ दो बिन्ने। कोई जो तुम्हारे गुटखा तम्बाकू हैं जो तुम खामे आजकल 1-1 2-2 रुपये के लाके उनको छोड़ दीजिए। बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है ये, ठीक है। अरे अपने दूध दही खाओ, काजू किशमिश खाओ, ये कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए, ठीक है, उनको खाते रहा करो आप, क्या बुराई है बोलिए? समझ रहे ना? तो बिल्कुल इनका हमें कभी भी कुप्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कभी भी इनके बारे में तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा व्यक्ति पता है कौन होता है? एक सामाजिक व्यक्ति की रेपुटेशन क्या होती है? हाँ, उसकी ज़्यादा रेपुटेशन होती है जिसमें किसी भी प्रकार की गलत आदत नहीं होती है ना। जब भी वो अपने गांव में होता है, हर व्यक्ति उसको एक अच्छी निगाह से देखता है कि यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी भी चीज़ का यूज नहीं करता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे खाया और ये किया, क्या है, उनकी इज्जत थोड़ी है कोई, ठीक है। तो अपनी रेपुटेशन बनाओ, अपने सामाजिक स्तर पर रेपुटेशन बनाओ, ठीक है। और सामाजिक स्तर पर रेपुटेशन उस व्यक्ति की ज़्यादा होती है जिसमें किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं होता है, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल इनके बारे में कभी भी कुछ सेवन ही नहीं करना है इनका। आगे भी चल के देखो, अभी आपकी एज है लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी वो होती हैं जो कुछ सेवन करने लग जाते हैं ऐसी, तो बिल्कुल भी हमें इनका कभी भी अपने लाइफ टाइम सेवन नहीं करना है और औरों को सलाह भी देने के भाई इनका सेवन नहीं करना है आपको, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना? हाँ, नहीं अब मुझे पता है कुछ तो ऐसे कह रहे होंगे, अरे वैसे ही मारते हैं और ऐसे ना, तो ये आपके फ़ायदे की चीज़ है भाई, समझ रहे हैं? चलिए, तो अब हम एक अपने लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसमें ये अपने ड्रग्स के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी की। अब हम बात करते हैं अपने किशोरावस्था की एज में, मतलब अब आपकी बातें चलने वाली हैं। आपकी जो एज है ना वो एक किशोरावस्था की एज है, ठीक है। तो इस एज में और ड्रग एवं अल्कोहल का जो कुप्रयोग है ना उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सुनिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग अपनी किशोरावस्था में इनका सेवन करने लग जाते हैं। तो कुछ कारण हमारी एनसीईआरटी बुक बताती है ऐसे कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जिनको जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा, यार ये पता नहीं स्वाद में कैसी लगती होगी, है ना, यार लोग इसको पीते हैं, यार पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। ये जिज्ञासा है कि यार चलो ठीक है आज तो कुछ तूफान ही करते हैं, नए प्रयोग कहते हैं ना, यार आज तो कुछ तूफान ही करते हैं, यार पार्टी सार्टी हो रही है, ठीक है। समझ पा रहे? तो ऐसे प्रलोभन होते हैं जो हमें इनकी तरफ धकेलते हैं, तो बिल्कुल हमें अड़ग रहना है, ठीक है। आप क्या समझते हैं? मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बात बताता हूँ कि हमारे कुछ जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, हर जगह होते हैं, ठीक है। अब वो भाई पार्टी करते, अब बोलते यार रवि यार तू भी ले ले। मैं उससे क्या बोलता, मेरे प्रभुओं
आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप जो भी आपको करना है वो कीजिए, लेकिन मुझे अपने से मतलब है, ठीक है। मुझे वही यूज करना है जो मेरे काम के, जो मेरी सामाजिक दृष्टि से अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि भाई चलो फ्री की मिल रही है आज थोड़ा, ये सबसे बड़ा, अरे मैं देसी तरीके से आपको बात बता रहा हूँ, देसी तरीके से बता रहा हूँ, मैं कोई किताब की दृष्टि से नहीं आपको समझा रहा, मैं देसी तरीके से बता रहा हूँ। क्या होता है कि कुछ हमारे ही अपने जो मित्र होते हैं वो हमें बहला फुसलाते हैं इस तरफ कि यार हमको आदत लग गई है तो इसको भी इसकी आदत लगनी चाहिए ताकि ये मेरा काम चलाए, ठीक है। तो आप उन बातों में आपको नहीं आना है कभी भी, ठीक है। कोई भी जिज्ञासा नहीं है, अरे जैसा स्वाद है क्या है वो होगा, उसके लिए होगा, लेकिन हमें उसका स्वाद ही नहीं चखना है कभी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल आपको ऐसे मिलते हैं, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इस एज में होता है, आपको बहकाते यार एक बार यूज करके देखो यार बहुत अच्छा है ना, अरे क्या मतलब है, तेरे लिए अच्छा है तू कर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो हमें ना बिल्कुल भी अड़िग रहना है, बिल्कुल अपने मन को ऐसे मजबूत बना के रखना है कि नहीं भाई हमें तो बस इनका सेवन ही नहीं करना है, इनको देखना तक भी नहीं है। अरे कुछ अब मैंने कभी इनके बारे में सोचा तक नहीं कि क्या मेरी सेहत पर कोई इफेक्ट पड़ा, क्या कोई इफेक्ट है मेरी सेहत पर? बोलिए, है क्या हुआ मुझे, मैं मर गया? अरे कोई दिक्कत हुई क्या, या कोई मेरी डिजीज हो गई उसके बिना? कुछ नहीं हुआ और हेल्दी हूँ। क्यों? आज तक ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक सामाजिक रेपुटेशन होती है, अरे अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, है ना, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करने से हमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर मिलती है, इम्यूनिटी पावर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप सेवन कीजिए। क्यों जाएं हम गलत रास्ते की तरफ? हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चाहे वो फ्री की मिले चाहे कुछ मिले, 2-4 दिन फ्री की देते हैं, फिर हमें थोड़ी आदत लग जाती है और फिर हमें उनके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, ये सिस्टम होता है। तो हमें बिल्कुल भी इनका सहारा नहीं लेना है और अड़ग रहना है। मेरी बातों को आप सुनिए, अरे 10 में से 2 बच्चे तो सुधरेंगे कम से कम। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस एज में ऐसे हैं जो अभी बिगड़े हुए भी हैं, है ना, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहला कारण तो यही होता है कि भाई उनको जिज्ञासा होती है कि भाई हमें क्या करना है ना। अब दूसरी बात, वो अपने किसी भी रोल मॉडल को देखते हैं, अरे यार वो तो विराट कोहली तो यार वो यूज़ कर रहा है, हालांकि वो नहीं करता, वो ना ही उसका कभी भी वो ऐड वगैरह करता है। जो अपनी मूवी होती है ना, जो अपनी मूवी हो रही है, इन मूवियों ने हमारा सबसे ज़्यादा हालत बिगाड़ी है ना। कोई ड्रिंक्स करता है ना, कोई हीरो अपना जो फेवरेट होता है, मान लीजिए वो ऐसे सिगरेट पी रहा है तो आपको लगता है यार ये अक्षय कुमार तो यार सिगरेट पी रहा है यार, है ना, ये तो यार ये सिगरेट पी रहा है तो यार ये तो हमको भी पीनी चाहिए, कोई ना कोई बात होगी इसमें, है ना, और यार हमारी तो पर्सनैलिटी बनेगी इससे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये सारी चीज़ें हमारे कारण बन रही हैं इनके को प्रयोग करने का, ठीक है, ठीक है। और कुछ होते हैं जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं। कोई कह देता है कि यार सुन, तू ना जैसे रात में नहीं पढ़ा जा रहा था ना तेरे पे, तू ना थोड़ा सा ऐसे वो किया कर, है ना, इसका यूज किया कर, फिर देख तू पूरी रात पढ़ेगा बस। अरे यार पूरी रात पढ़ूंगा क्या मैं? तो ये एक वो भी कारण होता है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि कुछ ऐसे परिवार हैं उनका माहौल इतना बिगड़ा हुआ है ना, उतना खराब माहौल है कि वो अपने बच्चों को सही से मार्गदर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो जो परिवार मार्गदर्शन करने में अक्षम होते हैं ना, उनके बच्चे भी इस लत में पड़ जाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा जितनी भी हमारे झुग्गी झोंपड़ी वाले होते हैं, जो अपने घुमंतु जीवन जाति वाले होते हैं, जो उनके बच्चे अधिकतर ऐसे यूज करते रहते हैं। क्यों? उनके कोई शिक्षा नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ 4-5 हमारी NCERT बुक अपने कारण देती है, जिस वजह से जो किशोर हैं वो इस ओर चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो हमें बिल्कुल इन कारणों से बचना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जीवन में धारणा बनाइए भाई, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो किशोरावस्था में जो कुछ लोग इनका कुप्रयोग करते हैं ना, उनके 3-4 कारण मैंने आपको बता दिया ना कि क्या कारण है कि वो उनका कुप्रयोग करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर एक बात आती है कि भाई ये व्यसन और निर्भरता क्या है। व्यसन बोलते हैं ना, मतलब क्या होता है कि व्यसन हम उसको बोलते हैं एक प्रकार से लत लग जाना,
लत लग जाना कि भाई नहीं अब तो मुझ पे इसके बिना रहा ही नहीं जाएगा, उसी को तो लत कहते हैं। अब आप लत किसी भी चीज़ की लगा सकते हैं, आप पढ़ने की भी लत लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं यार मुझ पे तो बिना पढ़े नहीं रह जाता, वही तो व्यसन है, सब चीज़ व्यसन है, ठीक है, एक प्रकार का नशा जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक होती है निर्भरता, है ना, और निर्भरता में एक शब्द है विनिवर्तन संलक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। विनिवर्तन संलक्षण, विथड्रॉ सिम्टम, ये क्या होता है? विथड्रॉ सिम्टम क्या होते हैं, सुनिए, कि कोई व्यक्ति जिसको आदत लगी हुई है नशा करने की, और यदि वो अचानक से उसको छोड़ देता है या हम बंद करवा देते हैं, तो उसकी जो बॉडी है ना, उसके अचानक से बंद करने पर कुछ लक्षण उत्पन्न करती है, और उन्हीं लक्षण को हम विथड्रॉ सिम्टम या विनिवर्तन संलक्षण कहते हैं, जिसमें जैसे चिंता होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, पसीने आना, है ना, वो लक्षण होते हैं विनिवर्तन संलक्षण। आप जानते हैं ना, कुछ जैसे आदी होते हैं और जब हम प्रेशर से उन पर छुड़ाते हैं ना, तो कुछ दिन तक उनको ना ऐसी बेचैनी सी रहती है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं विनिवर्तन संलक्षण, यानी कि विथड्रॉ सिम्टम या निर्भरता, ठीक है। चलिए अब उसके बाद इसके लक्षण हैं, तो लक्षण वगैरह तो आप देख पाएंगे कि दूरगामी प्रभाव क्या हैं, तत्कालिक प्रभाव क्या हैं, सामान्य लक्षण क्या हैं, ये हम पढ़ लेंगे, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है ना। अब जैसे भाई चोरी करता है, हिंसक व्यवहार होता है, अपने परिवार मित्रों से संबंध बिगाड़ लेता है, ऐसे लक्षण है ना, उसमें बहुत सारी डिजीज भी हो सकती हैं, है ना, ऐसे। अब जो हमारे कुछ खिलाड़ी हैं ना, खिलाड़ी क्या, कोई भी जैसे एथलेटिक्स है ना, कोई भी हो ओलंपिक क्षेत्र में, तो वो भी इनका प्रयोग करते हैं, जैसे नारकोटिक्स है ना, यूरिनल यूरेथ्राइटिस वाली वो है डिजीज, क्या बोलते हैं, टैबलेट्स बोलते हैं, है ना, और कुछ हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, उपचयी, है ना, तो उनका वो प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं? उनकी जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाती हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो उनके लिए ना खतरनाक होती हैं, आगे चल के उनमें बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, उनकी एट लास्ट मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे कुछ वहाँ बताई गई भी है कि महिलाओं में ये लक्षण उत्पन्न होते हैं और पुरुषों में ये लक्षण होते हैं, ऐसे बताए ना कि महिलाएं यदि इन स्टेरॉयड हार्मोन का उपयोग करती हैं तो उनमें जैसे पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते, जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है ना, और उनका जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस बताया था मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है महिला का, ठीक है, तो उसके आकार में वृद्धि हो जाती है ना, और गर्भावस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत सारे इसमें इफेक्ट पड़ते हैं। और पुरुषों में मैं बात करूं तो कील मुहासे का हो जाना, वृषणों का छोटा हो जाना, शुक्राणु उत्पादन में कमी हो जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चलिए तो अब उसी क्रम में हम अब लास्ट में अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हम ड्रग्स एवं एल्कोहल का जो कुप्रयोग है ना, इनके रोकथाम और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं समकक्षी दबाव से बचना चाहिए। समकक्षी दबाव का मतलब मैं आपको बता दूं, सुनिए कैसे। जैसे हर कोई भी बच्चा होता है ना, उसका एक अलग से एक सीमा होती है कोई भी कार्य करने की। अब जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ने की एक सीमा होती है, यदि आप पे कोई भी अनावश्यक फोर्स डालता है ना, तो कुछ बच्चे, कुछ जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, उस अनावश्यक दबाव से बचने के लिए इनका सहारा लेने लग जाते हैं। तो हमें इन दबावों से बचना चाहिए। सेकंड बात कि हमें शिक्षा का परामर्श देना चाहिए। शिक्षा कैसे देनी चाहिए मैं आपको बताऊं। हमें उनको बताना चाहिए कि भाई आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं, कोई भी दबाव आए तो आपको ना उनसे बड़ी आसानी से निकलना है। ऐसे नहीं कि आप ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग करके उनसे बचें आप, ठीक है। तो शिक्षा भी हमें उसके बारे में देनी चाहिए। और एक बात कि यदि आप कोई भी अपने परिचित मित्र को या साथी को देखते हैं, लेकिन आपको तो पता है ना आजकल क्या होता है कि हमारा कोई साथी इनका यूज करता है, तो आपको पता चल जाता है, वो कहता है यार बताना मत किसी को, यार कोई बात नहीं, ले 5 रुपये ले ले, तू टॉफ़ी खा लेना, और बस हम उन 5 रुपये की वजह से यार ठीक है यार मैं नहीं बताऊँगा, समझ रहे ना, ऐसा ही होता है ना। लेकिन पता है क्या है, आप उसके दुश्मन बन चुके हैं,
क्यों बन चुके हैं बोलिए? आप उसका भला नहीं कर रहे हैं, अरे उसको गलत आदत लग चुकी है। और वो किसकी वजह से? आपकी वजह से। क्योंकि यदि आप उसी समय उसके माता पिता को या अध्यापक को आप उसके बारे में अवगत कराएंगे ना, तो उस पर एक्शन लेंगे और वो हो सकता है उसका जीवन सुधर जाए, उसको वो रोकते। ठीक है, तो अब आपका कोई भी यार दोस्त आपका ऐसा खाता मिले ना, तो तुरंत इन्फॉर्म करना हमें। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, बलराम जी को ज़रूर कर देना, वो है ना, वो बिल्कुल हैंडल कर देंगे। ठीक है, संतोष जी और उनको सभी को। ठीक है भाई, हाँ, कहने का मतलब है अध्यापकों और माता पिता इन सभी को हमें अवगत कराना चाहिए। ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारा, अब ऐसे लिस्ट मत बना के ले आना स्कूल में कि साहब ये बच्चे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हमें उनको रोकना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने ड्रग्स एवं एल्कोहल का जो कुप्रयोग है इनका रोकथाम और नियंत्रण कर सकते हैं। ये आपको पढ़ना है केवल, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर, ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का बिल्कुल सहारा लेना चाहिए ना। तो अपने, कई बार हमें जैसे हम कोई गलत आदत में पड़ भी जाए ना, तो हमें अपने जो विश्वसनीय मित्र होता है उससे भी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अपने माता पिता से भी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप उनसे बच सकें। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं भाई जिससे आप इनका रोकथाम एवं नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये आपका भाई चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, चैप्टर नंबर 8 तो आपका कंप्लीट है। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब आपके चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब 9वां जो चैप्टर है ना, 9वां जो चैप्टर है वो हो सकता है बाई चांस यदि सिलेबस में कोई कटौती हो तो उसमें उसका नंबर आ जाए, है ना। सिंपल सा है, उसमें जैसे आपको कुक्कुट पालन पढ़ना है, मुर्गी पालन पढ़ना है। हालांकि कुछ बच्चों के काम आएगा वो, आगे कुछ बच्चों के काम आएंगे वो पालन, मैं उनको अलग से सिखाऊंगा। मुझे पता है कि कौन को मुर्गी पालन खुलवाना है ना, ऐसे बच्चे भी हैं। चलिए, तो अब जो चैप्टर नंबर 10 है ना, अब इसका आप एक बार कर लेना रिवीजन। ये सिंपल सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 10 की जो PDF है वो आपको कल मिली जाएंगे। और कल हो सकता है मैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे ना। बहुत सिंपल से चैप्टर हैं आपके। मोस्ट जो चैप्टर है ना वो तो लगभग हो चुके हैं आपके। 11वां और 12वां चैप्टर है ना 11वां और 12वां चैप्टर ये बायोटेक्नोलॉजी का, ये और इम्पोर्टेंट है, दो है ना। बाकी की तो आपको बस पर्यावरण पढ़नी है, फिर मैं आपको बायोलॉजी से दूर कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको पर्यावरण पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, हाँ, ये 2 चैप्टर हो रहे हैं आपके इम्पोर्टेंट, 11वां और 12वां। ठीक है, ओके, तो बाकी बातें करते हैं कल। इसको पढ़ लेना, किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो मुझे बता देना, वैसे होगी नहीं। चलिए, देख लो लाला एक बार रोकथाम की नियंत्रण और विनय, फटाफट देख लो रोकथाम नियंत्रण कैसे करेंगे, क्या कुछ है। पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना, समझ रहे हैं पूरा। जैसे इसमें अपने रोग हैं, टाइफाइड है, मोती और एक मलेरिया रोग है, मलेरिया भी कर लेना है। उसका डायग्राम है ना, पश्च विषाणु की प्रतिकृति का डायग्राम भी आपको बनाना है। पश्च विषाणु प्रतिकृति का इम्पोर्टेंट है वो। उसके बाद प्रतिरक्षी अणु का चित्र, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सारे आपको याद करने हैं। हालांकि एल्कोहल को प्रयोग से ना क्वेश्चन कम बनते, पर आप कैनाबिनॉइड्स ऑपियोइड्स इनको देख लेना एक बार, और 2 4 5 कारण वगैरह भी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी तो। ठीक है, हाँ, कर लेना ढंग से ना। नोट्स पूरे होने चाहिए। जब भी क्लास स्टार्ट होंगी ना, सभी बच्चों के नोट्स 100% चेक करूँगा मैं सभी के। ओके।